दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में सात समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे कि याद पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे कि होगी। घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता होगी। पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी दूर पैदल चलकर घर की तरफ लौटता हूँ जैसे पृथ्वी की तरफ। इस नाटक का जो प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया था वो है क्या था जनवरी में, दिसंबर जनवरी में शुरू किया था। दिसंबर 2023 जनवरी, ठीक है। और 2023 में हाँ इसका शुरू कैसे हुआ था, मतलब क्या थॉट था इसके पीछे? मैं एक बहुत उससे गुजर रहा था, क्या कहते हैं उसको, सीवियर डिप्रेशन में था मैं उन दिनों। और अभी बहुत वो था, मेडिकल डिप्रेशन था। तो उसमें मैंने सब काम धाम छोड़ दिया था, मैं सबैटिकल पे चला गया था। फिर मेरे बहन की शादी थी, मैं गांव चला गया, करीब 2 महीना वहीं गांव में था। फिर जब शादी से लौटा नवंबर 17-18 को, तब जाकर के एक दिन बाबा सर का फ़ोन आया कि कुछ करना चाहते हो तो करो जल्दी। रानी नागफनी की कहानी सोची गई कि वो किया जाए। फिर उसके बाद सोचा गया कि कुछ कहानियाँ की जाएं। फिर बलि पर चर्चा हुई, लेकिन इन सब में कास्ट लंबी थी और थोड़ा लंबा लोग, तो फिर ये हुआ कि कम कास्ट का एक प्रोडक्शन किया जाए। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोविड जो आया उसने एकदम से थिएटर को रोक दिया। थिएटर ऑलमोस्ट ऑन होल्ड चला गया था, कोई ऑडिटोरियम नहीं खुलता था, लोग नहीं आते जाते थे। और फिर उसके बाद बड़ी कास्ट को कहीं पर ले के जाना वो पोर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जिसको सरकार ने कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ों की कटौती करी। वो जो कटौती करी वो ये था कि जैसे सीनियर सिटीजन का जो को छूट मिलती थी, रेलवे कंसेशन मिलता था, वो कटौती हुई। या तो उसी में आर्टिस्टों के भी रिजर्वेशन की कटौती शुरू हो गई कि जो एक जगह से आर्टिस्ट दूसरी जगह ट्रेवल करते थे तो उसकी कटौती शुरू हो गई। तो उसने एकदम से प्रोडक्शन का जो मोड था उसने चेंज कर दिया। उसने मतलब प्रोडक्शन में लोग अब पोर्टेबिलिटी देखने लगे कि कितनी कम कास्ट में कितना कम लोगों के बीच नाटक तैयार हो सके। तो वो आसानी से एक लोग बुला सकते हैं अपने यहाँ। एक तरीके का एडवांटेज भी है, और लेकिन थिएटर एक सामूहिक कला है। तो थिएटर में एक ये अलूफ या एक आदमी या सोलो जैसा काम करके थिएटर नहीं हो सकता। तो उसमें एक टीम वर्क तो चाहिए, एक टीम तो चाहिए ही चाहिए। और वापस थिएटर को अपने उस ग्रैंड्योर में जाना पड़ेगा। ग्रैंड्योर कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके की गिमिक्री, किसी तरीके का मैजिक क्रिएट करना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो ग्रैंड्योर जिसको कहते हैं कि थिएटर का सामने
घटित होना, थिएटर अपने आप में एक परिघटना है, इट्स अ काइंड ऑफ फेनोमेनन जो उसी समय घट रहा होता है, अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके अंदर जितने लोग होते हैं उन पर तो असर डालता ही डालता है, उतना ही वो पब्लिक डोमेन में भी डालता है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी कास्ट के नाटक का अपना एक लुत्फ है और छोटी कास्ट के नाटक का अपना एक लुत्फ है। क्या कल्पना थी, मतलब शिकस्ता नाम तो झट से आ नहीं गया होगा या वो तुरंत ही वो नाटक बन नहीं गया होगा, लेकिन कल्पना क्या है? नहीं, उसकी कल्पना के पीछे एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले से था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि डी.एल. कॉकबर्न की एक रचना है, उसको बेस करके कि जो ओल्ड एज क्राइसिस है, जो उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। उसके पीछे बड़ी वजह ये भी है कि कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आसपास आप देख सकते हैं, मतलब अपने घर कॉलोनीज़ में आप देख सकते हैं, मोहल्लों में देख सकते हैं, जो सिर्फ माँ बाप परिवार में हैं और बच्चे दोनों के दोनों कहीं विदेश में हैं, वो लोग भी थे। उन तक दोनों के दोनों कोविड में आ गए, मोहल्ले के लोग खाना पहुंचा रहे हैं। कि एक जो ह्यूमन का जो एकदम से न्यूक्लियाई होना, एक न्यूक्लियस सेटअप में चले जाना, उसका प्रतिफलन है ये। अब धीरे धीरे वापस जैसे जैसे लोग सोशलाइज करना शुरू करेंगे, उसी हिसाब से थिएटर का भी में भी जो एज एन एक्टर कैरेक्टर्स वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। वो उसका एक रिफ्लेक्शन एक कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एक रेप्लिका है। अभी फिलहाल कैसे सोसाइटी रिक्यूप कर रही है, उसी तरीके से थिएटर रिक्यूप करेगा। तो वो है और वो धीरे धीरे आना शुरू होगा, क्योंकि थिएटर एक ऐसी जगह है जो जिसमें एटलीस्ट मैंने और बाकी और मेरे साथ के लोगों ने जो सीखा है, वो थिएटर का एक सबसे बड़ा तो चार्म है, जिसको कह सकते हैं एक जो थ्रिल है, वो है उसका टुगेदरनेस। वी आर हियर टू सेलिब्रेट टुगेदरनेस। हम थिएटर में आते हैं टू सेलिब्रेट टुगेदरनेस। सो दैट इज द ब्यूटी। शो तो हो जाएगा, वो जो रिहर्सल का प्रोसेस है कि लोग आ रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं एक दूसरे से। और थिएटर का सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक इतना डेमोक्रेटिक स्पेस आपको देता है। आपको मतलब आप सवाल कर सकते हैं, आपको सवाल पूछने से कोई डर नहीं है। एटलीस्ट थिएटर में वो चाहे कितना कंजर्वेटिव थिएटर ग्रुप होगा, लेकिन वहां सवाल करने की छूट तो मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ थिएटर एंड कल्चर। मैं एक रिलक्टेंट प्ले राइट हूँ, अदरवाइज मैं राइटिंग में नहीं, मेरा कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं है। मैं लिखना चाहता हूँ लेकिन आपने हाँ, मैं मतलब क्या कहते हैं कि आई एम नॉट बाय चॉइस प्ले राइट, मतलब बाय फोर्स मैं प्ले राइट हूँ। तो लिखने लगा हूँ मैं। वो लोग कहते हैं और मैं तभी लिखता हूँ जब मुझे पता चल जाता है कि हाँ, इस नाटक का शो होना है। ये नाटक जो लिख रहा हूँ मैं, इसका कहीं कुछ मतलब ये कहीं पर एक प्रोडक्ट भी छोड़ दो, प्रोडक्ट नहीं लेकिन मंचित होगा, ये कहीं इसका कुछ असर होगा, तभी लिखूंगा। वैसे मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता, मैं निर्देशक अपने आप को, ठीक है चाहे जैसा भी है। वो डायरेक्टर मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। लिखना बहुत दुरूह कार्य है, दुष्कर कार्य है। एक लाइन लिखने में 4 बार सोचना पड़ता है, वो बहुत बार काटना पड़ता है, खुद को ही मतलब इरेज करना पड़ता है। खुद के लिखे को जब कोई और काटता है तो और बुरा लगता है। तो वो बहुत सारा होता है कि ऐसा मतलब क्या है वो
गर्भांक में ये इतने दिनों तक पला, उसके बाद जब ये आया तो इन्होंने यूं उसको उसकी नाल ही काट के छोड़ दी, तो वो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। हाँ हाँ वो तो है, ठीक है। मतलब थिएटर जो मैं कह रहा था ना, टुगेदरनेस को हम सेलिब्रेट करते हैं। आप सिर्फ राइटर होंगे तो आप अकेले लिख सकते हैं, दो लोग मिलकर के एक कहानी नहीं लिखेंगे, लेकिन कई लोग मिलकर के एक नाटक लिख सकते हैं, और कई लोग मिलकर के एक क्या कहते हैं, एक नाटक डायरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक कविता लिखने के लिए एक आदमी सफिशिएंट है। खुद को कभी मानते हैं आप? कभी कभी मैं मान लेता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मैंने अच्छा लिखा है तो मैं मान लेता हूँ। हाँ मैं कभी हूँ। वैसे सिंगल मतलब सबसे पहला जो हमारा आर्ट से वो भी होता है इंट्रोडक्शन, वो कविता के तौर पे अगर हो तो और अच्छा सबसे प्रभावी चीज़ अगर कुछ भी अभिव्यक्ति के लिए है तो वो कविता है। और कविता मतलब ऐसे मतलब कुछ तो यूं पैदा करती है, यहाँ पे कुछ होता है। जैसे मुझे तो बहुत सारी कविताएं याद हैं जो, लेकिन अभी एकदम से इमीडिएटली याद आ रही है वो जो लुइस ग्लूक करके एक नोबेल लॉरिएट है, उनकी जो एक पोएम है कि वी सी द वर्ल्ड ओनली वंस व्हेन वी टेक बर्थ, रेस्ट आर द मेमोरीज ऑफ लाइफ। कि हम दुनिया को सिर्फ एक ही बार देखते हैं जब हम पैदा होते हैं, बाकी जो है वो सिर्फ यादों का एक सिलसिला है। और दूसरी जो कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मतलब विनोद कुमार शुक्ल की, जो हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। मैं हताशा को नहीं जानता था लेकिन व्यक्ति को जानता था। मैं उसके पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता था लेकिन हाथ बढ़ाने को जानता था। वो मेरा हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ, हम दोनों कुछ देर साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन साथ चलने को जानते थे। ऐसे ही नरेश जी की जो कविता है मुझे बड़ा अच्छा, बहुत छोटी सी कविता है कि दीमकों को पढ़ना नहीं आता फिर भी वो चाट जाती हैं पूरी किताब। तो वो एक बार और रिपीट करेंगे। दीमकों को पढ़ना नहीं आता फिर भी वे चाट जाती हैं पूरी किताब। नरेश जी की वो लंबी कविता है गिरना, फिर उसके बाद हुबनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, ये सारे मतलब मुझे मेरे प्रिय कवियों में से हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। देवी प्रसाद मिश्र। आपकी कोई मुझे डिफाइन करती है या मेरे लेखन को, मेरे निर्देशन को, या मुझे डिफाइन करती? एक खत हो, खत पे एक पता हो, जी। बस इतनी सी दूरी हो कि वो खत अपने पते तक जाए, बस इतनी सी बात। तो वो मुझे लगता है कई बार, एक बार उसी वो एक लंबी है चिट्ठियाँ करके एक सीरीज 5-6 कविताओं की है, तो उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है कि मतलब मैंने मेरी माँ के जाने के बाद मैंने लिखा था कि अपने ही पते पर खत कौन लिखता है, ये खत तो लौट के आना ही है, अपने ही पते पर खत कौन लिखता है। ये जो है ये हमारे नाटक के सेट का पर्सपेक्टिव प्लान है, तो वही है, उसी में कुछ मैं ऐड ऑन कर रहा था। बतौर निर्देशक आप ये है ये देख सकते हैं, ये उसका पर्सपेक्टिव प्लान है, इसी में हमारा नाटक खेला जाना है बस। हाँ। और यहाँ तक कि फ्रेंच डायरेक्टर और हाँ, एक चिलियन एक्ट्रेस थी, उनके साथ भी हमने काम किया, जीसेल के साथ। तो कितना बदलाव देख रहे हैं मतलब निर्देशन में, ये प्ले में कितना बदलाव अपने निर्देशन में हुआ? पहली बार मुझे मतलब बतौर निर्देशक
ऐसा कोई दबाव नहीं मिल रहा है, कोई तनाव नहीं है, क्योंकि जो एक्टर हैं वो ऑलरेडी इतना अपने आप को इन्वेंट करते रहते हैं रोज दर रोज कि एक बार हम लोगों ने कैरेक्टर डिस्कस कर लिया, कैरेक्टर ये है, तो फिर वो थोड़ा बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको कहते हैं ना कि आप बाहर से बैठ करके खिलाड़ियों का आनंद ले रहे हो, खेल हो रहा हो और आप खेल होते देख रहे हो, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत चीज़ें दिखती होंगी, बहुत सारे इनपुट हैं जो आप देना चाह रहे हो या आपको लगता हो, तो वो किस तरीके से आप, क्योंकि सीनियर एक्टर्स हैं आपके साथ, ये एक बड़ा चैलेंज आप। हाँ, वो डर बना रहता है मुझे, वो कई बार बड़ा हॉन्ट भी करता है। तू क्या ही करे, वो तो हॉन्ट करेगा, लेकिन एक डर बना रहता है, एक धुकधुकी रहती है, लेकिन अपनी बात कहने से मैं नहीं डरता। टेबल के इस तरफ आज आप हैं, टेबल के उस तरफ कल होंगे, तो बस ये बात है। अभिनय आपको अच्छा लगता है? नहीं, मैंने अभिनय करना छोड़ दिया है, लेकिन अभिनय तो ऑब्वियसली बाय चॉइस नहीं छोड़ा। कई बार होता है ना कि आप गलत किसी आदमी के पल्ले पड़ जाते हैं और नाटक करते हैं, तो जब किसी गलत आदमी के साथ आप नाटक कर लेते हैं और आप खुद ही खराब कर रहे होते हैं और आपको पता चल जाता है, करते समय पता चल जाता है कि खराब कर रहा हूं मैं, और ये बहुत बदनुमा दाग सा होगा मतलब बतौर एक्टर, तो मैंने छोड़ दिया। थिएटर का अल्टीमेट जो आनंद है वो अभिनय में ही है। वो दोनों एक ऐसी जगह से आए हुए हैं, मतलब जब आप समाज में हैं, आप अपने परिवार में हैं, तो आपके साथ एक जाति एसोसिएटेड है, एक परिवार का टैग एसोसिएटेड है, आप कहीं के पिता हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, और आप किसी की पत्नी हैं, किसी की प्रेमिका हैं, किसी की पुत्री हैं। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जब ओल्ड एज आ जाता है और आप को उठा करके किसी एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहां न तो आपको कोई जानता है, न कोई आपको सब पहचानता है, आप जैसे लोग दिखते हैं बस वहां पर, तो आपका जो पहले का बना हुआ एक क्लास, प्रीकंसीव्ड क्लास है, वो धीरे धीरे दरकने लगता है। अब उस दरकन में वो क्लास छूटना, वो आइडेंटिटी छूटना, वो आपको एक अकेलेपन की खोह में डाल देता है। वो जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, तो आप उस लोनलीनेस को कैसे भरेंगे, तो आप अपने तरह तरह के बहाने ढूंढते रहते हैं। इसी बीच में ये दोनों किरदार दोनों अपने अकेलेपन से भागते हुए उस वृद्धाश्रम के पीछे जो बैकयार्ड है वहां पर मिलते हैं, अपने अकेलेपन से भागते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, और फिर दोनों वापस एक दूसरे के अकेलेपन में दखलंदाजी करने लगते हैं। अकेलेपन से भाग के आए थे, दोनों मिले, दोनों ताश खेलना शुरू करते हैं, दोनों बातचीत करना शुरू करते हैं, दोनों के बीच कुछ बहुत छोटी छोटी, बहुत महीन, बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं और बहुत ह्यूमन बातें होती हैं, बड़ा टेंडर सा रिश्ता बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपका सेल्फ का एक जो दायरा है, उसमें लोगों को लगता है कि ये एनक्रोचमेंट हो रहा है, और फिर वो जो एनक्रोचमेंट शुरू होता है वो एक ईगो की तरफ बढ़ने लगता है। उस ताश के खेल में दिखाई देता है कि इसका जीतना, उसका हारना, और वो जीतना हारना कब ताश के खेल से वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी से जोड़ने लगते हैं, एक दूसरे के पिछली जिंदगी से जोड़ने लगते हैं, एक दूसरे
के वर्तमान की जिंदगी से जोड़ने लगते हैं कि तुम्हारा कितना, तो वो ले दे करके चाहिए एक कंपेनियन भी, और फिर उसके साथ किसी तरह का थोड़ा वो है, एक गैप। हाँ, एक गैप भी मेंटेन करना है। लेकिन कई बार जो हमें पढ़ाया जाता है ना कि आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आदमी को जीने के लिए, लोग बहुत सीधा सा सवाल जवाब दे देते हैं कि रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान अगर आपको मिलता रहे तो क्या आप जिंदा रह जाएंगे?